आवाज़। आज का हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्र विश्लेषण में ही आगे हम बढ़ रहे हैं और उसमें आज हम क्लियर करेंगे उपभोक्ता का संतुलन। कल हमने पढ़ा था बजट रेखा और बजट रेखा में कैसे परिवर्तन हो सकता है, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उपभोक्ता का संतुलन देखो, जिस प्रकार उपयोगिता विश्लेषण जो लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस, उसके अंतर्गत उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता नियम का पालन करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार उदासीनता वक्र विश्लेषण भी उपभोक्ता के इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायता करता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक उपभोक्ता उस समय संतुलन को प्राप्त होता है जब वह अपनी रुचियों और वस्तु के मूल्यों के स्थिर रहने पर अपनी निश्चित आय को दो वस्तुओं को क्रय करने में इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए निम्न बातें समझना आवश्यक है। उपभोक्ता का जो उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का जो संतुलन है वो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होता है। फर्स्ट, उपभोक्ता का एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र होता है जो उसके दो वस्तुओं से विभिन्न संयोगों के बीच पसंदगी क्रम को प्रदर्शित करता है। दूसरा, उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर खर्च करने के लिए निश्चित मौद्रिक आय होती है तथा उस समस्त मौद्रिक आय को वह इन दो वस्तुओं पर ही खर्च करता है। तीसरा, दोनों वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ होता है या यह स्थिर रहता है। चौथा, प्रत्येक वस्तु की सभी इकाइयां समरूप तथा विभाज्य होती हैं। पांचवा, विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ता की रुचि, आदत आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। छठा, उपभोक्ता विवेकशील होता है, अर्थात वह अपनी आय को दो वस्तुओं पर खर्च करके संतुष्टि को अधिकतम बनाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करता है। तो ये सारी मान्यता है। अब जो हम संतुलन की बात करें उसकी शर्तें क्या है। जो मान्यताएं हैं उनके साथ एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी हो, जो मैंने तीनों पॉइंट यहाँ सामने आपके दिख रहे हैं। पहला पॉइंट है संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। बजट रेखा हम कल पढ़ चुके हैं, उदासीनता वक्र कैसे बनाते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि जहाँ भी हम संतुलन बिंदु बनाएंगे वहाँ हमारी बजट रेखा और उदासीनता वक्र एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है संतुलन बिंदु पर बजट रेखा और उदासीनता रेखा दोनों का ढाल स्लोप समान होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तल होना चाहिए या संतुलन बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। अब तीनों शर्तों का हम एक एक करके स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे इन पे काम करते हैं या कैसे इन पे होता है। तो पहला पॉइंट जो अपना चल रहा है वो है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। उपभोक्ता के संतुलन को मालूम करने के लिए उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र तथा बजट रेखा दोनों को एक साथ लाना होता है। हम दोनों ही चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम उदासीनता मानचित्र भी पढ़ चुके हैं कि कैसे बनता है और बजट रेखा भी पढ़ चुके हैं। उदासीनता मानचित्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में उपभोक्ता का पसंदगी क्रम प्रदर्शित करता है और बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई निश्चित आय और दो वस्तुओं के दिए हुए निश्चित मूल्य पर क्रय कर सकता है। अब उदासीनता मानचित्र और बजट रेखा को एक साथ रखने पर जहां उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है वहीं संतुलन होता है या वहीं उपभोक्ता संतुलन में होता है। यह आपको एक ग्राफ मैंने दर्शाया हुआ है। उस ग्राफ में उदासीनता मानचित्र और बजट रेखा दोनों को एक साथ बनाया हुआ है। OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा, OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा है, दी हुई मौद्रिक आय है तथा वस्तुओं के दिए हुए मूल्य है और इस पर उपभोक्ता X और Y वस्तु के वे सभी संयोग खरीद सकता है जो PL बजट रेखा पर स्थित है। जो PL है वो बजट रेखा है और उस बजट रेखा पर उपभोक्ता की जितनी मौद्रिक आय है
और जितने वस्तुओं के मूल्य है उस पर वो सारे कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। अब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दी हुई वस्तुओं के मूल्य पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उच्चतम उदासीनता वक्र पर पहुंचना चाहता है, परंतु वह उन उदासीनता वक्रों पर नहीं पहुंच सकता जो बजट रेखा के बाहर है। उपभोक्ता बजट रेखा पर वस्तुओं के संयोगों को चुनेगा जो अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर स्थित है। सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र जिस पर उपभोक्ता पहुंच सकता है वह है जिसको बजट रेखा केवल स्पर्श करती है। बजट रेखा पर स्थित कोई भी संयोग नीचे वाले उदासीनता वक्र पर स्थित होगा और इसलिए वह स्पर्श बिंदु वाले संयोग की तुलना में कम संतुष्टि प्रदान करेगा। हमारे रेखा चित्र में पीएल बजट रेखा पर आर, एस, टी, यू और क्यू की तुलना में नीचे के उदासीनता वक्रों पर स्थित है, यानी आर, एस, टी और यू सभी संयोग क्यू की तुलना में नीचे के उदासीनता वक्रों पर स्थित है। यानी क्यू जो है वो हमारा IC1 IC3 पर है और आर और एस और TU IC1 और IC2 पर है। तो उपभोक्ता केवल क्यू संयोग पर संतुलन में होगा तथा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो पहला पॉइंट है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि उदासीनता बिंदु पर बजट रेखा और उदासीनता वक्र का ढाल यानी दोनों का जो स्लोप है वो बराबर बराबर होना चाहिए। यदि हम इसी ग्राफ में देखें पहले वाले में तो हमारे पास इसमें क्यू बिंदु पर उदासीनता वक्र IC3 तथा बजट लाइन PL दोनों का ढाल समान है। बजट रेखा का ढाल x वस्तु तथा y वस्तु के मूल्य के अनुपात को बतलाता है और दोनों बराबर बराबर पर है, दोनों समान है। यानी क्यू बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल दोनों समान है, अर्थात उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तल होना चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वापस हम इसको समझते हैं। उपभोक्ता के संतुलन के लिए केवल बजट रेखा का ढाल तथा उदासीनता वक्र का ढाल समान होना ही पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ता के स्थायी संतुलन के लिए यह भी आवश्यक है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उत्तल अथवा x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए। हमने जो रेखा चित्र शो कर रखा है उसमें हमने ये शो कर रखा है, इसमें स्पष्ट कर रखा है कि देखो जब उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करती है तो उस स्पर्श बिंदु पर उत्तल होने की बजाय यदि अवतल हो, जैसा कि रेखा चित्र 4.14 में दिखाया गया है, इस रेखा चित्र में उदासीनता वक्र IC बजट रेखा PL रेखा को S बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा मूल्यों का अनुपात समान है, परंतु S बिंदु पर स्थायी संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि S बिंदु पर उदासीनता वक्र कॉनकेव है, अवतल है। बजट रेखा के अन्य बिंदु R और T उदासीनता वक्र IC से अधिक ऊंचे उदासीनता कर्व पर स्थित होंगे, इसलिए उपभोक्ता इन बिंदुओं पर पहुंचकर अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि संतुलन के लिए उपरोक्त तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन संतुलन बिंदु पर स्पर्श करे। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए और इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के उत्तल होना चाहिए। अब जो उपभोक्ता संतुलन के लिए हमने 3 शर्तें पढ़ी है, इस उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, और जो पहला चेंज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आय प्रभाव और परिवर्तन, इनकम इफेक्ट एंड चेंजेस। वस्तुओं के मूल्य, उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी क्रम स्थिर रहने पर उसकी मौद्रिक आय में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होते हैं, यानी
वस्तुओं के मूल्य कांस्टेंट है, उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन, रुचि पसंद की क्रम स्थिर है, सिर्फ आय में चेंजेस हो रहे हैं। और आय में चेंजेस के कारण जो उसकी मांग में परिवर्तन होते हैं उसे इनकम इफेक्ट कहा जाता है। डायग्राम में हमने इसको स्पष्ट किया हुआ है और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उपभोक्ता के लिए प्रारंभिक मूल्य और आय दिए हुए हैं। एक्स और वाई वस्तु के दिए हुए मूल्य और दी हुई मौद्रिक आय की स्थिति P1 L1 बजट रेखा से प्रकट होते हैं और उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC1 के Q1 बिंदु पर संतुलन में है और वह X वस्तु की OM1 मात्रा, Y वस्तु की ON1 मात्रा क्रय करता है। माना अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो आय में वृद्धि होने पर वह दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद सकता है, तो बजट रेखा ऊपर की तरफ सरक जाएगी और पहली मूल्य रेखा या बजट रेखा के समानांतर होगी। यानी अब नई बजट रेखा P2L2 होगी और उपभोक्ता P2L2 रेखा पर उदासीनता वक्र IC2 के Q2 बिंदु पर संतुलन में होगा। इस संतुलन बिंदु पर वह X वस्तु की OM2 मात्रा और Y वस्तु की ON2 मात्रा क्रय कर रहा है। इस प्रकार उपभोक्ता आय बढ़ने पर X और Y दोनों की ही अधिक मात्रा क्रय करता है और ऊंचे उदासीनता वक्र पर संतुलन की स्थिति में होने के कारण अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। इसी तरह यदि आय में और वृद्धि होती है तो बजट रेखा P3L3 हो जाती है और उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC3 के Q3 बिंदु पर संतुलन में होता है। Q3 बिंदु पर Q2 की तुलना में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा क्रय करता है और अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है और अधिक आय बढ़ने पर वह बजट रेखा P4L4 के ऊपर उदासीनता वक्र IC4 के Q4 बिंदु पर संतुलन में होता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता जैसे जैसे आय बढ़ती है ऊंचे उदासीनता कर्व पर चला जाता है और अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। जब हम उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तरों के संतुलन बिंदुओं को मिला देते हैं तो उससे एक रेखा प्राप्त होती है और यह रेखा कहलाती है आय उपभोग रेखा, इनकम कंजप्शन कर्व। आय उपभोग रेखा वस्तुओं की मांग पर आय प्रभाव की व्याख्या करती है। यह रेखा उपभोक्ता के विभिन्न संतुलन बिंदु Q1, Q2, Q3, Q4 को मिलाने से प्राप्त हुई है। आय प्रभाव धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। जब उपभोक्ता अपनी आय में वृद्धि के फलस्वरूप किसी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है तो आय प्रभाव धनात्मक होते हैं। सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होते हैं। जो डायग्राम हमने बनाया है उसमें दोनों वस्तुओं पर आय प्रभाव पॉजिटिव है। आय प्रभाव धनात्मक होने पर आय उपभोग रेखा केवल ऊपर की तरफ चढ़ती हुई होती है, परंतु सभी वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक नहीं होते। कुछ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक भी होते हैं। तो कैसे हम ऋणात्मक को समझाएं कि जब उपभोक्ता आय बढ़ने पर किसी वस्तु की कम मात्रा क्रय करता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग पर आय प्रभाव ऋणात्मक कहलाता है। सामान्यतः निम्न कोटि अथवा हीन वस्तुओं की मांग पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता कुछ वस्तुओं को हीन समझने लगता है, निकृष्ट समझने लगता है और वह इनके स्थान पर बढ़िया वस्तु क्रय करने लगता है और घटिया वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर घटती जाती है। इसलिए इन पर जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नहीं होता, यानी ICC ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नहीं होता। एक बिंदु के बाद ये ऋणात्मक हो जाता है। हमने हमारे जो सामने रेखा चित्र उसमें स्पष्ट करा हुआ है कि ICC पहला जो ग्राफ है उसमें ICC का ढाल Q2 बिंदु के बाद ऋणात्मक हो जाता है, जो ये बताता है कि Q2 के बाद उपभोक्ता की आय बढ़ने पर Y वस्तु की कम मात्राएं क्रय करेगा, अर्थात Q2 के बाद Y वस्तु हीन वस्तु अथवा निम्न कोटि की वस्तु बन जाती है। और इसी प्रकार दूसरा जो ग्राफ है उसमें भी जो Q2 के बाद ऋणात्मक हो रहा है, जो ये बताता है कि Q2 के बाद आय बढ़ने पर उपभोक्ता X वस्तु की कम मात्राएं क्रय करेगा, अर्थात Q2 के बाद X वस्तु हीन वस्तु अथवा निम्न कोटि की वस्तु
बन जाती है। उपरोक्त जितना भी विवरण है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य वस्तुओं के लिए तो आय प्रभाव धनात्मक होते हैं, लेकिन और जब आय प्रभाव धनात्मक होते हैं तो आय उपभोग रेखा यानी इनकम कंजप्शन कर्व केवल ऊपर को उठती हुई होती है, लेकिन घटिया, निम्न कोटि और निकृष्ट वस्तुओं पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। और जिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है वहाँ आईसीसी या इनकम कंजप्शन कर्व का ढाल भी ऋणात्मक होता है। जो निकृष्ट वस्तुएं हैं उनको गिफिन गुड्स भी कहा जाता है, क्योंकि गिफिन एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने ही गिफिन ये निकृष्ट वस्तुओं का खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनको गिफिन वस्तुएं भी कहा जाता है। सेकंड आता है हमारा कीमत प्रभाव एवं परिवर्तन। पहला हमारा था आय प्रभाव और अब है हमारा कीमत प्रभाव। जब उपभोक्ता की आय, रुचि और अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मूल्य प्रभाव कहते हैं। यानी आय कांस्टेंट है या रुचि कांस्टेंट है, अदर वस्तुओं के मूल्य कांस्टेंट है, और किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन करने से उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मूल्य प्रभाव कहते हैं। मूल्य प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए उपभोक्ता की आय में क्षतिपूरक परिवर्तन नहीं किया जाता, अतः किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उपभोक्ता का संतुलन स्तर किसी ऊंचे उदासीनता वक्र पर हो जाता है, जबकि मूल्य बढ़ने पर किसी नीचे उदासीनता वक्र पर हो जाता है। तो यहाँ हमने जो ग्राफ शो किया हुआ है उसी पे हम आगे कंसंट्रेट करेंगे कि इस ग्राफ में एक्स तथा वाई वस्तुओं के दिए हुए मूल्य और उपभोक्ता की दी हुई मौद्रिक आय को बजट रेखा PL1 द्वारा दर्शाया गया है। इस PL1 बजट रेखा पर उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC1 के R बिंदु पर संतुलन में है तथा X वस्तु की OM1 और Y वस्तु की ON1 मात्रा क्रय करता है। अब ये मानते हैं कि X वस्तु का मूल्य घट जाता है और Y वस्तु का मूल्य और उसकी मौद्रिक आय स्थिर रहती है। X वस्तु का मूल्य घटने पर नई बजट रेखा PL2 हो जाती है और नई बजट रेखा पर उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 के S बिंदु पर संतुलन में होगा। इस संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता X वस्तु की OM2 मात्रा, Y वस्तु की ON2 मात्रा क्रय करता है। वह X वस्तु की अधिक और Y वस्तु की कम मात्रा क्रय करता है, यानी इस पॉइंट पर X वस्तु की अधिक है, Y वस्तु की कम मात्रा है। जब मूल्य रेखा PL3 हो जाएगी तो उपभोक्ता और ऊंचे उदासीनता कर्व IC3 के T बिंदु पर संतुलन में होगा। इस तरह मूल्यों में कमी होने पर वह और अधिक ऊंचे उदासीनता कर्व IC4 पर U बिंदु पर संतुलन में होगा। अब यदि RS to U को हम आपस में मिला दें तो एक रेखा प्राप्त होती है जिसे हम मूल्य उपभोग रेखा कहते हैं, प्राइस कंजप्शन लाइन। मूल्य उपभोग रेखा वस्तु के मूल्य का उसकी मांग पर प्रभाव दिखाती है। मूल्य उपभोग रेखा उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं के मूल्य तथा उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहने पर किसी एक वस्तु के मूल्य परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव स्पष्ट करती है। इस प्रकार जो ग्राफ हमारा शो हो रहा है उसमें RSTU बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो रेखा बनी है मूल्य उपभोग रेखा, वो ऊपर से नीचे की तरफ झुकती हुई होती है। नीचे को झुकती हुई मूल्य उपभोग रेखा ये बताती है कि दोनों वस्तुएं यानी X वस्तु और Y वस्तु एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, और इनमें प्रतिस्थानापन्न लोच पॉजिटिव है, धनात्मक है। सभी मूल्य उपभोग रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर झुकती हुई नहीं होती हैं। यदि कोई मूल्य उपभोग रेखा समानांतर है, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया हुआ है, पहले ग्राफ में हमारे आपके सामने मैंने शो करा हुआ है, समानांतर है, तो X और Y वस्तुओं में प्रतिस्थापन लोच शून्य होगी और दोनों वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगी। यदि मूल्य उपभोग रेखा ऊपर की ओर उड़ती हुई है तो X और Y वस्तुएं पूरक होती हैं और ऐसी वस्तुओं में एक वस्तु का मूल्य कम होने पर दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जैसे कि सेकंड ग्राफ में हमने शो कर रखा है।
जब मूल्य उपभोग रेखा का ढाल पीछे की ओर OY अक्ष की तरफ होता है तो X और Y वस्तु में प्रतिस्थापन लोच ऋणात्मक होती है, अर्थात X वस्तु के मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है और Y वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में X एक निकृष्ट या घटिया वस्तु होती है, जो कि हमने थर्ड ग्राफ में दर्शाया हुआ है। तो आज अभी अपन ने सारा क्लियर किया उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन के लिए जो मान्यता हैं, उसके बाद 3 शर्तें और उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन, जिसमें पहला था आय प्रभाव और दूसरा है हमारा कीमत प्रभाव। और इसके आगे फिर नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही।